प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो, हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए प्राइम फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? गुणनखंड। कॉमन मल्टीपल्स को क्या बोलते हैं? सारव गुणज। और कॉमन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? सारव गुणनखंड। देखो, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बड़े डिटेल से पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और हमारे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो, प्राइम फैक्टर से किस किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखो। अब मैं कह दूं कि भाई बिल्कुल आराम से देखेंगे, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने लिख दिया 24। अब मैं कह दूंगा कि भाई बताओ 24 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं। देखो, प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर से जो भाग करेंगे। इसको हमेशा ध्यान रखना, किससे डिवाइड करेंगे? प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। यही तो है। आई बात समझ में? देखो, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 12। फिर देखो, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर 2 आ गया, 6। फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो, आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि 24 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। बिल्कुल आराम से देखना, तो आप बड़े आराम से ये कह दोगे कि सर 24 के प्राइम फैक्टर है ना, ये हैं 2, 2, 3। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? एक 2 और है ना, एक 2 और लिख लेते हैं, यानी कि 24 के प्राइम फैक्टर ये वाले। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, इसमें ये पूछ लिया आपसे, या फिर ऐसे भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, देखो 3 की पावर कितनी है? 1 ही तो है। आई बात समझे? या तो आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा। आई बात समझ में? अब ये पूछ ले कि 24 के टोटल कुल कितने प्राइम फैक्टर हैं, यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। देखो, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं। अब देखो, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए। देखो, अब हमने यहां से काउंट किया तो हमें पता ही चल गया प्राइम फैक्टर टोटल कितने हैं। 1, 2, 3 और 4। यही तो है टोटल प्राइम फैक्टर, 4 ही तो है। अब देखो, मैं इसको क्या करूंगा, जो ऐसे लिख लूंगा 2 की पावर 3। देखो, 2 बेस है और ये कितनी बार है? 3 बार है, तो मैंने क्या लिख लिया? 2 की पावर 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख लिया। अब देखो, जितना भी पावर है ना, उस पावर को ऐड कर देंगे, तो यानी कि 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? 4। तो यानी कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं? 4 ही तो है। अगर मान लेते यहां पे और कुछ होता, 7 की पावर 5 होता, तो फिर मैं क्या करता? 3, 1 और 5 को ऐड कर देता, इतने टोटल प्राइम फैक्टर हो जाते। तो देखो, ये तो हर एक बच्चे को पता है कि भाई टोटल प्राइम फैक्टर निकाल देगा हर एक बच्चा। और देखो, सम किस किस टाइप से आते हैं एग्जाम के अंदर, हमें वो देखना है। तो देखो, मैं बहुत सारे सम करवाता हूं अभी, किस किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। देखो, प्राइम फैक्टर से क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने लिख दिया क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 240 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा नहीं है। अब देखो, जो बच्चे एग्जाम में करके गए हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल 0 लेवल की है। देखो, अब कौन सा नहीं है, तो देखो 240 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 120। 2 से बनाएंगे कितना हो जाएगा? 60। 2 से बनाएंगे कितना हो जाएगा? 30। 2 से बनाएंगे कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 5। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? किसमें? प्राइम फैक्टर निकालने हो। कहीं आप सोचो कि मैं 4 से डिवाइड कर दूं, मैं 6 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि वो प्राइम नंबर थोड़ी ना भाई। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है। अब देखो, इसमें प्राइम जो नंबर है हमारे कौन कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहा है, एक तो आ रहा है, और एक कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक कितना आ रहा है? प्राइम नंबर 5 आ रहा है। तो कह रहा है कि 240 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा नहीं है। देखो, 2 है हमारा, 3 है, 5 है, लेकिन 4 तो हमारा नहीं है, क्योंकि 4 क्या है? कि प्राइम नंबर भी नहीं है, और ये हमारा वो भी नहीं।
आई बात समझ में? तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे सोचेंगे यार 2 2 जा 2 4 तो होता ही है, ऐसे कभी मत करना। ये प्राइम फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर है? प्राइम फैक्टर है। अब देखो दूसरा दे दिया, मान लेते हैं, कह रहा है 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अब देखो ऐसे ही निकालो 256 के। अब देखो मैंने निकाला, प्राइम नंबर से ही भाग करता हूं मैं, ये वाला हो गया। अब देखो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो मैंने फिर 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको 2 से फिर डिवाइड कर दिया। अब देखो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको 2 से फिर डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो भाई क्या क्या आए हैं इसके गुणनखंड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है ना। अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो 4 है, यानी ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जिन बच्चों ने पहले वाला सम समझ लिया उनके लिए तो 0 लेवल का हो गया ये। अब देखो दूसरे वाला भी, इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता। आई बात समझे? और तीसरे वाला भी देखो होते कुछ नहीं है, बस ये दे देते हैं। अब देखो ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि ये इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग बड़े आराम से लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 1800 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो देखो बच्चे बड़े आराम से उड़ा देंगे इसको। कैसे? देखो 1800 के कौन कौन से हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है। 5 से कर दिया, कोई बात नहीं, अभाज्य ही है 5 भी। 3 से कर दो इधर। आई बात समझ में? तो देखो कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम लोग बड़े आराम से लगा देंगे 7 के ऊपर टिक। आई बात समझ में? तो यानी कि टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 7 हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखो बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है 4। अब आप कहोगे सर ये तो इससे भी आसान है। देखो इसने क्या कर दिया, 25 लिख दिया। अब देखो 25 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर है क्या है? 12 है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है और 14 की पावर कितनी है? 7 है। ऐसा ही तो दे रखा है भाई। अब देखो बच्चे कहेंगे सर इसके कैसे निकालेंगे, वो तो आपने बड़े आराम से बता दिया था। जैसे मुझे 14 के निकालने हो तो सर आप ऐसे कर देते थे 2 और 7, यानी कि इसके 2 अभाज्य गुणनखंड आ गए। आई बात समझे? अब कहोगे सर 10 के तो आप ऐसे बताते थे 2 और 5, यानी कि 2 अभाज्य गुणनखंड आ गए। और 25 के आपने ऐसे बताया था कि भाई इसको डिवाइड करेंगे तो इसके भी कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए? 2 अभाज्य गुणनखंड आ गए। देखो ये वाला सम है ना, इंपॉर्टेंट सम है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 25 है। अब इस 25 को देखो मैं प्राइम नंबर में ही लिख लेता हूं। ऐसे लिख लूं तो कोई मैं गुना कर दूंगा, 5 × 5। बिल्कुल आराम से देखना भाई, दोनों मैंने इसको तोड़ लिया प्राइम में, 5 × 5। आई बात समझ में? और ये कितना है? इसकी पावर 12 है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अब देखो मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर, इसको भी प्राइम में तो तोड़ेंगे, तो इसको किस में तोड़ लूं? 2 और 5। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 5 इसकी पावर 7। ये बात समझ में आ गई? अब देखो 14 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 × 7। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, 2 × 7 और इस पूरे की पावर 7। ये बात समझ में आ गई हर एक बच्चे के? क्योंकि मैंने देखो इनको किस में तोड़ लिया? प्राइम में तोड़ लिया। अब देखो ये 5 की पावर 12 भी है और 5 की पावर कितनी है? 12 है। ऐसे ही तो लिखा है भाई। तो देखो बिल्कुल आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप लंबा खींच देंगे, समझ में आ जाएगा। देखो 5 की पावर 12 और ये 5 की पावर 12। ये बात समझ में आ गई? अब देखो ये 2 की पावर 7 भी है और ये 5 की पावर कितनी है? 7 भी है। यही तो है। ऐसे ही देखो ये 2 की पावर 7 है और 7 की पावर कितनी है? 7 है। देखो ये 2 की पावर 7 है और ये कितनी है? 7 की पावर 7 है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो कई बच्चों को पता होगा, देखो ये बेस सेम है, तो देखो इसको तो मैं 5 ही लिख लेता हूं बेस सेम।
देखो जब कभी भी बेस सेम होता है ना, उनकी पावर ऐड हो जाती है आपस में। देखो इसका बेस 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे आपस में। 12 12 24 और 7 31, तो यानी कि 5 की पावर 31 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, देखो दोनों का बेस सेम है। अब देखो बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। देखो 7 और 7 कितनी हो जाएंगी? 14 हो जाएंगी, यानी कि 14 मल्टीप्लाई। देखो 7 की पावर कितनी बच गई? 7। अब हम लोग पढ़ के तो आए हैं, यानी कि इनकी पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएंगे? प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब देखो भाई इनको मैं ऐड करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 52 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका आंसर आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52 है। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर आजकल पूछे जाते हैं। देखो ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी कर देता है, लेकिन इनमें बच्चे आके ना फंस जाते हैं कि पता नहीं भाई किस टाइप का सम आ गया। वो तो एक ही क्वेश्चन गलत करवाना चाह रहा है, सिलेक्शन तो एक ही क्वेश्चन से होता है। अब देखो 3 2 3 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अब देखो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो देखो सब बच्चों को मुझे पता होगा। बताओ भाई 3 2 3 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? अब देखो उसने इसलिए नहीं दे रखा कि इतना आसान सा सम दे दिया 3 2 3, वो सोच रहा है कि इनको डिवाइड करना आता है या नहीं आता है। अब देखो 3 2 3, अब देखो मेरे हिसाब से तो कितने से जा रहा है ये? या तो 17 से जाएगा या 19 से जाएगा, इतने से जाता है। देखो 17 से करके देखते हैं। ये 2 1, देखो 17 से गया और इधर कितना हो गया? 19। आई बात समझ में? तो देखो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 2 ही तो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, 17 और 19। अगर एग्जामिनर में ऐसे लिख देता, देखो पिछले सम की तरह बता रहा हूं, 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई 19 की पावर 1, इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो आप लोग क्या करते थे? पावर को ऐड कर देते, यानी कि 1 + 1 किसके इक्वल हो जाता? 2 के इक्वल हो जाता। आई बात समझ में? तो देखो हम लोगों ने कर लिए प्राइम फैक्टर के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? फैक्टर्स के बारे में। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राइम फैक्टर्स के बारे में। देखो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंस है? अब देखो बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप प्राइम फैक्टर पढ़ा के आए थे, अब आप फैक्टर पढ़ाने लगे। देखो भाई इसमें है ना सम थोड़े से है ना डिफरेंट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। देखो ऐसे पूछ लेगा, देखो मैं एक एग्जांपल करवाता हूं। ऐसे बोल देगा 42 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। देखो ऐसे पूछ लेगा, यानी कि 42 के गुणनखंडों की संख्या बताएं, और ऐसे पूछ ले इसी सम को। देखो मैंने कंपेयर करवा रहा हूं, फिर बच्चे कहेंगे सर पता नहीं चला। देखो 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। देखो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, संख्याएं बताएं या संख्या बताएं, जो भी लिखना है लिख लो। अब देखो 42 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे भाई? सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए। देखो 42 के गुणनखंड कैसे लगेंगे, यानी कि 42 को कौन कौन से नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो सारे के नंबर क्या होंगे? 42 के गुणनखंड ही तो होंगे, फैक्टर होंगे। अब देखो 42 के कौन से गुणनखंड है, यानी कि कौन से फैक्टर है? देखो एक है, एक क्या कर रहा है? 42 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखो 2 है, 2 भी क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 42 को। 3 है, 3 भी क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब देखो भाई 4 नहीं कर रहा ना, अब कर रहा है 6, फिर कर रहा है 7, फिर कर रहा है 8 नहीं कर रहा, 9 नहीं कर रहा, 10 नहीं कर रहा, 11 नहीं कर रहा, 12 नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? तो अब कहोगे सर 14 कर रहा है, 14 लिख देंगे भाई। अब देखो 14 के बाद कौन सा कर रहा है भाई? 15 नहीं कर रहा, 16 नहीं कर रहा, 17 नहीं कर रहा, 18 नहीं कर रहा, 19 नहीं कर रहा, 20 नहीं कर रहा, कौन सा कर रहा है? 21। और कौन सा कर रहा है? अब 42 कर रहा है। अब देखो
ये तो एक छोटा सा नंबर दिया है मैंने, 42 के गुणनखंड बताओ। एक बात बताओ, ऐसे आ जाए कि भाई 1800 के गुणनखंड बताओ, तो देखो ऐसे करने लगे, 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से जा, तो ऐसे तो हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, पेपर में कुछ होगा ही नहीं हमारे से, बस एक ही सम सोल्व होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो 42 के गुणनखंडों की संख्या पूछ ले कि बताओ भाई टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बड़े आराम से देखना। देखो सबसे पहले 42 के बनाते हैं फैक्टर। देखो अब देखो सारे बच्चों को पता चल गया, सर ये हमारे है ना 42 के प्राइम फैक्टर आ गए, यानी कि फैक्टर आ गए हमारे 42 के। यहां लिख रहा हूं मैं, बड़े आराम से देखना बिल्कुल, ये मैं टोटल गुणनखंडों की संख्या बता रहा हूं, ये वाला। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार है भाई, एक ही बार तो है। 3 कितनी बार है, एक ही बार तो है। और 7 कितनी बार है, एक ही बार तो है भाई। अब देखो 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, और 7 भी एक बार है। ये बात समझ में आ गई। अब देखना, कंपेयर करके देखना इधर से, अगर 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो मैं बड़े आराम से बता देता 2, 3 और 7, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड है, 3 ही तो अभाज्य गुणनखंड है। तो आप लोग बड़े आराम से आंसर पुट कर देते कि सर 3 अभाज्य गुणनखंड है। और कैसे पता चला, इसका फैक्टर बनाया मैंने, और अभाज्य गुणनखंड मैंने बता रखा है कैसे पता करते हैं, जितनी भी पावर होती है उन पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो मैंने पावरों को ऐड कर दिया। यानी कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मान लेते हैं ये x की पावर p, y की पावर q और z की पावर r, यानी कि x मैंने माना है 2 को, p मैंने माना है 1 को, y माना है मैंने 3 को, 1 माना है मैंने q को, इस तरीके से लिख दोगे। तो यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट p प्लस q प्लस आर को ऐड कर देंगे। यहां पे लिख लो बिल्कुल अच्छे से, यानी कि पावर को ऐड कर देंगे, पावर को जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल जीरो लेवल की बात है। अब देखो ये किसके हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और मुझे बताना है 42 के गुणनखंड बताओ। देखो यहां से मैंने काउंट किए भाई, तो 42 के गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड आए हैं। अब देखो ये तो समझ में आ गया, ये तो मैं पहले भी सिखा के आया हूं, इनका कंपेयर बता रहा था मैं कैसे होगा। अब देखो इसको मैं साफ नहीं कर रहा अभी, क्योंकि फिर आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, इधर ही लिख रहा हूं इसके नीचे ही, कोई बात नहीं। अब देखो ये तो थे भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मैं लिख रहा हूं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्योंकि बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और यहां पे मैं लिख रहा हूं गुणनखंडों की संख्या, यानी कि गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक काम करना है। देखो ये तो करना ही है, 42 के तो फैक्टर बनाने ही है। देखो मैंने 42 के फैक्टर बनाए, तो क्या क्या आए थे हमारे 42 के फैक्टर, सबको पता है कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 4 7 की पावर 1, यही तो आया था भाई, आया था नहीं आया था। अब देखो मैंने इसको क्या माना था, x की पावर p, y की पावर q और z की पावर मैंने क्या माना था, r माना था। देखो जब गुणनखंडों की संख्या पूछे ना, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, जो इनकी पावर होती है ना उस पावर में 1 ऐड कर देंगे। मान लेते हैं यहां पे पावर मान ले इसकी 7 होती, तो 7 में 1 ऐड कर देते। आई बात समझ में, अगर यहां पे 5 पावर होती तो 5 में 1 ऐड और कर देते, अगर यहां पे 2 होती तो 2 में 1 ऐड और कर देते। अब देखो मैं बता रहा हूं, ऐसे करेंगे, इसको मैंने p माना ना, तो देखो p में मैं 1 ऐड कर दूंगा, एक पावर। अब देखो मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसे ही मैं ये जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दूंगा, q प्लस 1, और इसमें मैं फिर 1 ऐड कर दूंगा, r प्लस 1। तो देखो टोटल कितने हो जाएंगे, देखो p की पावर कितनी है, 1 है ना इधर, आई बात समझ में। तो देखो 1 में 1 ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई, यहां भी 1 है, 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया, यहां पे 1 है, 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया। तो देखो 1 प्लस 1 2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि टोटल अभाज्य गुणनखंड की बजाय अगर गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो यानी कि हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। तो देखो 8 ही तो काउंट किए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे।
आई बात समझ में। और गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा तो पावर जितनी भी है उनमें एक एक ऐड करेंगे और आपस में उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको समझाने के लिए अच्छे से। अगर ऐसे आ जाए एग्जाम के अंदर, देखो बिल्कुल भी नहीं डरना है भाई किसी को भी, कहीं कोई डर जाए, आराम से देखना बिल्कुल। मान लेते हैं यहां पे पूछ ले 1800 के, देखो मैं कंपेयर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि है ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो जब मैं पढ़ता था मैं भी कंफ्यूज रहता था, सब रहते हैं भाई, ये नहीं कि कोई कंफ्यूज नहीं रहता। अब देखो ऐसे आ जाए कि भाई 1800 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, अब सर एक भी गुणनखंड होगा, दो भी गुणनखंड होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा, कितने निकालेंगे यार, थोड़ी देर बाद थक जाएंगे। अब देखो सबसे पहले 1800 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो मैंने क्या बताया, इनके फैक्टर बनाएंगे। अब देखो जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो अब समझ जाएंगे अच्छे से। देखो फिर ये 2 से गया, अब देखो ये फिर 2 से गया, अब देखो ये 3 से गया, अब ये 3 से गया, अब ये कितने से गया, 5 से गया, अब कितने से गया, 5 से गया। आई बात समझ में। तो देखो मैं इसके क्या लिख लूंगा, 2 की पावर 2, सॉरी 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 2 की पावर 3। अब देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। अगर आप लोगों से पूछता कि 1800 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप लोग क्या कर देते, डायरेक्ट पावर को ऐड कर देते कि 3 + 2 + 2 यानी कितने आ जाते, 7 आ जाते। अब देखो यहां से काउंट कर लो, 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर आप लोगों से पूछ लेता गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो देखो मैं अभी बता के आया हूं, आप लोग बड़े आराम से क्या कर देते, देखो इसके ये बने हैं ना 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, इस पावर में 1 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इस पावर में 1 ऐड कर दोगे 2 + 1 3 मल्टीप्लाई, इस पावर में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 3, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। आगे बात समझ में अच्छे से। तो ये गलती कभी मत करना, एग्जामिनर हमेशा गलती करवाता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर। तो देखो ये तो थी गुणनखंडों की संख्या, क्या थी, गुणनखंडों की संख्या। अब देखो आप लोगों से ऐसे पूछ लेगा कि 1800 के गुणनखंडों का योग बताएं। देखो 1800 तो है ना, मैंने बड़ा ले लिया, एक बार छोटे से ही करवाता हूं मैं। देखो छोटे से हमने एग्जाम्पल लिया था ना, 42 लिया था। देखना बिल्कुल आराम से सीखेंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, अब मैंने लिख दिया भाई, यहां पे लिख दिया 42। 42 के गुणनखंडों का योग बताएं। देखो अभी हमने संख्या निकाली है, देखो योग बताएं कि इनका योग बताएं। अब देखो बच्चे कहेंगे सर योग तो कैसे निकालेंगे, बड़े आराम से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, देखो 1 है, 1 के बाद कौन सा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, 7 से 14 से हो जाएगा, 21 से हो जाएगा, 42 से हो जाएगा। देखो कितने आगे, 3 3 6 और 2 8 आ गए ना। देखो हम लोग चेक भी कर लेंगे कि 8 ही है या ज्यादा है, अभी बता के आओ। देखो इसको 2 से किया, इसको 3 से किया 7, और ये 7 1, देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो देखो गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा पावर में 2, इसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, इसमें 1 ऐड कर देंगे 2, तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि गुणनखंडों की संख्या होगी हमारी 8। देखो हर एक बच्चे को पता चल गया ये बात तो, कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। ये बात समझ में आई, तो 8 ही है। लेकिन इस बार कह रहा है इनके गुणनखंड, जो इनके गुणनखंड है ना, इनका योग बताओ, यानी कि इनका जोड़ बताओ, यानी कि इन सब का ऐसे जोड़ करके बताओ भाई गुणनखंडों का कितना जोड़ होगा। देखो ऐसे जोड़ करने लगे ना फिर तो रात हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटा सा है। देखो 3 और 3 3 6 12, 12 7 19, 19 और 14 कितना हो गया भाई, बिल्कुल आराम से देखेंगे 33, 33 और 3 कितना हो गया। देखो बहुत सारे बच्चे नए हैं ना, वो सोचेंगे कि जल्दबाजी में करवा रहे हैं। देखो 96 हो गया, ये बात समझ में आ गया, कितना हो गया 96 हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे,
ऐसे जोड़ के निकालेंगे। अब देखो 1800 के पूछ लेता बड़ी रकम के, तो हम लोग 1 2 3 ऐसे करते तो काम हो गया हमारा। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, बिल्कुल आराम से देखना, 42 के क्या बनाएंगे, वही फैक्टर बनाएंगे। देखो पहला प्रोसीजर तो वही है, बिल्कुल आराम से देखना। 3 7 7 1, तो देखो इसको मैं क्या लिख लूंगा, बिल्कुल आराम से देखना। देखो मैंने लिखा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये बात समझ में आ गई भाई। अब देखो ये पावर जहां तक भी दे रखी है इन प्राइम नंबर की, वहां तक हमें है ना जीरो से लेके आना है। जीरो से लेके आने का मतलब, जैसे ये 2 की पावर 1 है तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, इसको पहले लिखूंगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ऐसे लेके आना है मुझे। अगर मान लेते हैं यहां पे है ना 2 की पावर 7 होती तो मैं कैसे लेके आता, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 ऐसे लेके आता। अब देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 को मैं 3 की पावर 1 तक लेके आऊंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा। देखो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो अब मैं 7 को भी ऐसे ही लेके आऊंगा 1 तक। देखो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो ये समझ लेना अच्छे से, दिमाग में फिट कर लेना। अब देखो 2 की पावर 0 कितना है भाई, 2 की पावर 0 तो 1 है। देखो सबको पता ना किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है हमेशा। तो 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। मल्टीप्लाई, देखो 3 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1, यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 ही तो होता है। प्लस 3 की पावर 3 3 मल्टीप्लाई, देखो 7 की पावर 0 1 प्लस 7। अब देखो भाई ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 7 प्लस 1 8। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 96 ही तो आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। अगर आप लोगों से पूछ ले 42 के गुणनखंडों का योग बताएं तो आप लोग बड़े आराम से इस तरीके से करोगे। देखो हमने 96 ही किया है। देखो एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा बड़ा लेके। अब देखो ऐसे पूछ ले 1800 के पूछ ले भाई, किसके पूछ ले, 1800 के पूछ ले। देखो बिल्कुल भी नहीं डरना है किसी को। देखो 1800 के पूछ लेता है कि गुणनखंडों का योग बताएं कितना होगा, तो देखो 1800 के ऐसे तो निकालेंगे नहीं, 1 से गया 2 से गया। मैं बार बार कह रहा हूं बड़े आराम से देखा करो। देखो सबसे पहले 1800 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, क्या हो जाएगा 2, फिर जाएगा 2 से, ये 2 से गया, आई बात समझ में। फिर कितने से गया भाई 3 से, फिर कितने से गया 3 से, फिर कितने से गया 5 से, और ये कितने से गया 5 से। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे ऐसे। देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, देखो 2 की पावर, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं कितनी बार लिख लूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, देखो 3 की पावर कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 2 है। अब देखो आप लोगों से ऐसे पूछ लेता 1800 के गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है, संख्या, तो आप लोग क्या करते, पावर में 1 ऐड कर देते, 3 है पावर तो 4, मल्टीप्लाई 2 पावर है 3, 1 ऐड कर देते, 2 पावर है 1 ऐड कर देते, ऐसे कर देते, यानी 36 आ जाती संख्या। लेकिन इस बार क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग पूछ रहा है, मैंने बताया था ना जितनी पावर होती है ना 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक लेके आएंगे। देखो 2 की पावर 0 3 है तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर, जितनी पावर हो वहां तक लेके आएंगे। अब देखो यहां साइन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा देंगे। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो 3 की पावर 2 है तो 2 तक लेके आएंगे, क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई। देखो 5 की पावर 2 है तो इसको लेके आएंगे, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा भाई, बड़े आराम से देखना। देखो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, देखो मैंने लिख दिया इसको।
अब देखो 2 की पावर 0 क्या होती है, अभी तो बता क्या था, किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 ही तो होता है। देखो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 की पावर 2 दे रखा है, इसका मतलब ये है भाई दो बार लिखा हुआ है। अगर 2 की पावर 3 होता तो इसका मतलब 2 3 बार लिखा हुआ है। 2 की पावर 7 होता तो इसका मतलब क्या है, 2 7 बार लिखा हुआ है। अब देखो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, मल्टीप्लाई। देखो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। देखो ऐसे ही 5 की पावर 0 1, ये 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो भाई इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो 2 और 1 3, 7, 7 और 8 15, 15 हो गया ना, मल्टीप्लाई। देखो ये कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 31। ये बात समझ में आ गई। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 1800 के गुणनखंडों का योग हो जाएगा। देखो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, किसी बच्चे की दिक्कत है तो कोई। देखो 15 3 45 4, 15 15 और 4 19। अब देखो 31 से करते हैं भाई। देखो ये कितना होगा, 5 9 1, 5 15 1, 19 57 और 1 58। देखो 5, यही होगा क्या भाई, 6045। यानी कि इसके गुणनखंडों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6045 हो जाएगा इसके गुणनखंडों का योग। अब हम पढ़ने वाले हैं सारव गुणज और कॉमन मल्टीपल्स। देखो सारव गुणज, देखो मैं दोनों को है ना कंपेयर करवा देता हूं, इधर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि सारव गुणज क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। और देखो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी भी हम देखते हैं सारव गुणज और सारव गुणनखंड के बारे में। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे तो है ना जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, सीटेट एचटेट यूपीटेट जितने भी होते हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है टीचर्स का, सब में पूछे जाते हैं। देखो सारव गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल्स और सारव गुणनखंड, बिल्कुल आराम से समझना दोनों चीजों को, कुछ भी नहीं है, जीरो लेवल का सिस्टम है बस। देखो सारव गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स। अब देखो सारव गुणज, देखो गुणज से नाम से ही पता चल जा रहा है, गुणज क्या होता है, गुणा यानी कि मल्टीपल, यानी किसी चीज का मल्टीपल। अब मैं कह दूं कि 4 के गुणज बताओ, तो आप लोग कह दोगे सर 4 का मल्टीपल, यानी कि 4 8 12 16 20, ये क्या हो गए, 4 के गुणज ही तो हो गए। अब देखो बिल्कुल आराम से देखना, अब मैं कह दूं कि 4 और 8 के सारव गुणज बताओ। देखो बड़े आराम से देखना, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। देखो 4 के गुणज निकालने, तो मैंने क्या बताया, गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ही तो होता है। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 8, 4 के गुणज 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, ऐसे टेबल चलती जाएगी 4 की, तो क्या हो जाएंगे, 4 के गुणज हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ऐसे कह दूं मैं 8 के गुणज बताओ भाई, सारव गुणज, तो कितने हो जाएंगे, देखो 8 16 24 32 40, ऐसे चलती जाएगी हमारी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 4 और 8 के सारव गुणज बताओ। देखो सारव गुणज का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, यानी कि इसको कई जगह ना उभयनिष्ठ गुणज भी बोला जाता है, उभयनिष्ठ गुणज भी बोला जाता है। तो यानी कि बताओ कि भाई इनमें कॉमन कौन कौन से है। तो देखो मैंने 4 और 8 में देखा भाई कॉमन, एक तो मेरा 8 है और एक मेरा 8 क्या है, 16 है, और फिर मेरा कॉमन क्या है, 24 है। तो देखो इनके है ना उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि सारव गुणज क्या हो जाएंगे 4 और 8 के, यही तो होंगे 8 16 24, यानी कि 8 की टेबल स्टार्ट होगी। यह बात समझ में आ गई। अब देखो सारव गुणज को हम लोग बोलते हैं एलसीएम,
यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसको लेसेव बोला जाता है। अब देखो सारव गुणनखंड देखते हैं। देखो सारव गुणनखंड क्या होता है? सारव गुणनखंड होता है HCF। क्या होता है? HCF। सारव गुणनखंड क्या होता है? HCF होता है। अब देखो सारव गुणनखंड, अब मैं कह दूं इसी का लगा लेते हैं, 4 और है ना 8 के सारव गुणनखंड बताओ। अब देखो हर एक बच्चा समझ गया, सर आप तो पहले ही सिखा के आए हो गुणनखंड क्या होते हैं। देखो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? जो 4 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर क्या होंगे? 4 के गुणनखंड ही तो होंगे। अब देखो 4 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड करता है? 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, यही तो करते हैं भाई। अब देखो 8 को कौन कौन से करते हैं? 1 भी करता है, 2 भी करता है, और कौन सा करता है भाई? देखो इसमें 4 भी करता है, और क्या करता है? 8 भी करता है। अब वो कह रहा है कि 4 और 8 के है ना सारव गुणनखंड बताओ। सारव गुणनखंड का मतलब इनके कॉमन फैक्टर बताओ कि भाई इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। अब देखो मैंने देखा भाई कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं भाई इनमें। देखो एक तो ये वाला है 1, और एक क्या हो गया भाई हमारा 2, एक क्या हो गया हमारा 4। तो देखो 4 और 8 के, 4 और 8 के सारव गुणनखंड, देखो 4 और 8 के सारव गुणनखंड क्या हो गए? ये हो गए हमारे 1, 2, 4, क्योंकि ये दोनों के अंदर क्या है? कॉमन फैक्टर है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसके अंदर है ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सबसे जरूरी है, ये तो हर एक बच्चे को पता चल गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। देखो इस चीज का तो आपको सबको पता चल गया, जहां पे भी ये लिखा हो ना सबसे छोटा सारव गुणज, तो आप लोग है ना, मैं फिर लिख देता हूं यहां पे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं रहता। देखो कहीं पे भी ये लिखा मिल जाए आपको सबसे छोटा सारव गुणज, तो आप लोग समझ जाना कि भाई ये एलसीएम की बात कर रहा है। कहीं बाद में कहो कि सर बताया नहीं, आई बात समझ में। और आप लोगों को कहीं पे ये दिख जाए सबसे बड़ा सारव गुणनखंड, तो आप लोग समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है? HCF की बात कर रहा है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को ये दोनों चीजें लिखी हुई दिखाई देंगी। अब देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं हम लोग एक बार। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे पूछ लेगा कि भाई 36 और 48 के, देखो मैं लिख रहा हूं, ऐसे पूछ लेगा, मान लेते हैं कि 36 और 48 के, 36 और 48 का सबसे छोटा और बड़ा सारव गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर बताओ। देखो इस टाइप से पूछ लिया, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। या ऐसे पूछ लिया इसी को कि भाई 36 और 48 के सारव गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। बिल्कुल आराम से देखना, जिस बच्चे की ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हम 7-8 सम करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि भाई सारे ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसी को ऐसे पूछ ले कि 36 और 48 के सारव गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। देखो जिन बच्चों ने ये समझ लिया तो सोच लो कि सब कुछ आ गया उनको। अब देखो पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 36 और 48 का सबसे छोटा सारव गुणनखंड बताओ। तो देखो सारव गुणनखंड, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई 36 के कौन कौन से
गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। देखो 36 के कौन से होते हैं, देखो 7 बच्चों को पता है, 1 होता है सर, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, फिर कितने से होता है भाई, ये 9 से भी होता है ना, 9 से होता है, फिर कितने से होता है, 12 से होता है, 12 से होता है जी, फिर कितने से होता है, 18 से होता है, फिर कितने से होता है, 36 से होता है। आई बात समझ में। अब देखो बच्चे कहेंगे सर मैं कुछ भूल तो नहीं गया, अरे भाई मैंने चेक करना तो भी बता रखा है कि कितने गुणनखंड होते हैं, तो देखो 36 के मैंने गुणनखंड बताया था ना। देखो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे कि 36 के कितने गुणनखंड होंगे। तो देखो आप लोगों को पता चल गया सर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। आपने तो बताया था कि अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो दोनों पावर को ऐड कर देंगे, अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9। तो देखो क्या गुणनखंडों की संख्या 9 है, 3, 3, 6 और 3 9, यानी हमने सारे इस लिखे हैं। ऐसे ही देखो 48, देखो 48 से क्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और क्या हो जाएगा भाई 16, 24, 48, ये वाला हो जाएगा। देखो कितने आए, 3, 6, 9 और 10। अब देखो क्या 48 के 10 गुणनखंड होते हैं, तो देखो डरने की क्या जरूरत है, चेक कर लो ना भाई। देखो 48 के गुणनखंड चेक करेंगे, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं ऐसे। लो भाई बना लिए मैंने। अच्छा ये तो ऐसे ही बन गया क्या पूरा, 48 के ऐसे ही बनेंगे क्या, 24, ये 12 गया, ये 2 से 6, ये 3 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 2 की पावर 4 हो गया और 3 की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। देखो हर एक बच्चे को पता है 2 की पावर 4 है, तो क्या करूंगा मैं, अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने होते तो मैं डायरेक्ट पावर को ऐड कर देता, लेकिन मुझे गुणनखंडों की संख्या तो पावर में एक ऐड करूंगा, देखो 4 है तो 5, मल्टीप्लाई पावर में एक ऐड करूंगा 2, यानी कितने आगे, 10 ही तो आगे। इसका मतलब हमने क्या किया है, सही किया है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 36 और 48 का छोटा सारो गुणनखंड बताओ। देखो जब छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है यार तुम लोगों को, 1 ही तो दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सबसे छोटे में 1, यानी कि सबसे छोटा पूछ ले एग्जाम में तो आप बड़े आराम से आंसर फिट कराओगे, 1 होता है। अब पूछ रहा है सबसे बड़ा सारो गुणनखंड बताओ, तो इन दोनों में कौन सा है जो बड़ा है और कॉमन है। तो देखो मैंने देखा कि भाई बड़ा 12 दिखाई दे रहा है, इधर बड़ा 12 दिखाई दे रहा है जो कॉमन है। तो देखो और तो कुछ है ही नहीं, 18 इसमें नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 48 इसमें नहीं है, तो ये 12 है। तो देखो आप लोग बड़े आराम से एग्जाम के अंदर फिट कराओगे कि सर 36 और 48 का सबसे बड़ा सारो गुणनखंड कौन सा है, 12 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो क्या कह रहा है, 36 और 48 के सारो गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। अब देखो जो बच्चे हैं ना बस रट के गए हैं, वो तो यहां जाके फंस गए, यार वो योगफल तो हमने सीखा ही नहीं कितना होता है। अरे भाई जब तुम लोगों को पता है कि 36 और 48 के सारो गुणनखंड कौन कौन से हैं भाई, सारो गुणनखंड कौन से होते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है। अब देखो दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन है, 1 है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, दोनों में कॉमन क्या है, 6 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, 12 है। यही तो दोनों के क्या हो गए, सारो गुणनखंड हो गए। अब क्या पूछ रखा है, इनका योगफल पूछ रखा है, तो भाई जोड़ देंगे। यही तो कहता हूं हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ समझा करो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3, 3, 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 6 16 और 16 + 16 28। तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। आई बात समझे। अब देखो क्या कर रहा है, 36 और 48 के सारो गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। देखो सारो गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता है 36 और 48 के हमने निकाल रखे हैं, कौन कौन से हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। और अब इनका क्या करना है, गुणनफल, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं डरना है कैसे भी। आई बात समझे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 6, 24 को कर देंगे 72 से, देखो कितना आ जाएगा। मैं यहां पे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, देखो ये 8 आ गया, 4 आ गया,
अब देखो ये कितना हो जाएगा, 700 के 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 8 12, ये हो जाएगा भाई 1728 हो जाएगा। तो देखो कितना बिल्कुल जीरो लेवल का है। तो देखो अब हम है ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी के ऊपर, सारव गुणज के ऊपर और सारव गुणनखंड के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं जो 7 के गुणज हैं। तो देखो 84 के धनात्मक गुणज, देखो हर एक बच्चा समझ गया, इतनी प्रैक्टिस कर ली हमने। देखो 84 के कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे, ऐसे ही तो होंगे, 1 2 कितने से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, फिर कितने से जा रहा है, ये 6 से भी जा रहा है ना, 6 जा रहा है, ठीक है, फिर कितने से, देखो ऐसे करते करते। लेकिन हमें 84 के वही लेने हैं जो 7 के क्या है, गुणज है। तो देखो 7 के गुणज कौन से होंगे, देखो 7 के सबसे पहले तो गुणज देख लेते हैं। देखो 7 14 21, 7 चौक 28, 7 बजे 35, 7 6 42, 2 49, 7 8 56, 7 9 63, यही तो है 7 के गुणज। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो 84 के गुणनखंड भी है। तो देखो 84 के गुणनखंड कौन से होंगे, जो 84 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या 7 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है भाई, 84 को कर रहा है। तो देखो एक तो 7 है, क्या 14 डिवाइड कर रहा है 84 को, कर रहा है। तो यानी कि एक 14 आ गया भाई इसका गुणज, 7 के मल्टीपल्स में गुणज में। क्या 21 कर रहा है भाई, 21 कर रहा है, तो 21 भी हो गया। क्या 28 कर रहा है, 28 भी तो कर ही रहा है ना, 28 भी कर रहा है। अब देखो 35 नहीं कर रहा। अब देखो भाई 42 कर रहा है, 42 इससे डिवाइड कर रहा है, ये वाला हो गया। देखो 35 नहीं हुआ ना इधर, देखो 7 हुआ है, 14 हुआ है, 21 हुआ है, 28 हुआ है। अब देखो भाई 49 कर रहा है, 49 भी नहीं कर रहा। अब देखो कौन सा नंबर करेगा, अब हमें पता चल गया कि डायरेक्ट इसको डिवाइड करेगा, वो कौन सा है, 84 ही तो है 7 के गुणज में। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमें वो मल्टीपल लेने थे जो 7 के मल्टीपल है और 84 के क्या है, गुणनखंड है। उनका क्या बताना है, योग बताना है। तो भाई जोड़ दो इनको, देखो कितना जीरो लेवल का सम बना दिया अगले बंदे ने। देखो कितना हो जाएगा, 21 21 दूनी 42, 42 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70, 70 में ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112, और 112 में 84 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 196। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 196 आ जाएगा। देखो इतने जीरो लेवल के सम पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 36, 54, 60 का सबसे छोटा सारव गुणज। देखो अभी मैं बता के आया हूं ना, सबसे छोटा सारव गुणज, खुश हो जाना चाहिए। ये वर्ड दिखा तो इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है, 36, 54 और 60 का निकालना है। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको फिर 2, ये 30। देखो भाई मैंने 3 से किया, 6 9 10, देखो 2 से किया 3 3, देखो ये 9 ही होगा ना, 3 नहीं होगा। और ये कितना हो जाएगा, 5। देखो मैंने इसको 3 से किया, 1 3 5। तो देखो इसका सबसे छोटा सारव गुणज क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, वही तो आएगा। देखो कितना आ जाएगा, 6 12 12 3 36, 36 की और कितने की, 15 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करवा लो आपस में, 36 की और 15 की, 540 आ गया। यानी कि सबसे छोटा सारव गुणज कितना आ गया, 540 आ गया। लेकिन आगे क्या कर रहा है, डिवाइड बाई 90, इसको 90 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो जैसे मैंने 90 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। अगर यहां पे मल्टीप्लाई में होता तो मल्टीप्लाई कर देते, ऐड होता तो ऐड कर देते। बस उसने क्या देख रखा है कि इनको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 36 और 48 के सारव गुणनखंडों का गुणनफल। देखो अब बच्चे समझ गए, सर अभी तो आप बता के आए थे सारव गुणनखंड निकल जाए ना, वहां पे HCF निकाल देना, ऐसी गलती कभी मत करना। देखो क्या कह रहा है, सारव गुणनखंडों का गुणनफल, इसके जो भी सारव गुणनखंड है ना उनका गुणनफल। तो देखो अभी सिखा के आओ ना पीछे, 36 और 48
तो इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे 36 के? यही तो होंगे ना, 1 2 3 4 6 9 12। उसके बाद कितना हो जाएगा 12 के बाद 18 36। और इसके कितने हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा 2 3 4, फिर 6, फिर कितना हो जाएगा 8 के बाद कितना हो जाएगा भाई 12 के बाद कितना हो जाएगा 16 24 और 48। देखो ये हो जाएंगे इनके गुणनखंड। और क्या कह रहा है 36 और 48 के सारों गुणनखंडों का गुणनफल। तो इनके सारों गुणनखंड कौन से? पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों के अंदर कॉमन है। देखो एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक क्या है 4 है, एक 6 है, एक क्या है 12 है। तो देखो सारों गुणनखंड का गुणनफल कह रहा है तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12, यही तो कह रहा है पहले में। और ये किसके इक्वल है? ये कह रहा है 999 प्लस 9x के बराबर है। और इसमें हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 को मैं 6 से करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा ना 144। और 144 को 12 से करूंगा, देखो कितना हो जाएगा 12 चौका 48 4, 12 चौका 48 4, 52 5, 12 12 17, ये हो जाएगा 1728 इजिकल टू 999 प्लस में 9x। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये इधर प्लस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखो मैं 1728 में माइनस करता हूं 999 इजिकल टू 9x। तो देखो 1728 में से माइनस करके देखो ये कितना आ रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 7 ही तो होगा ना, यही तो हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया 729 इजिकल टू 9x। देखो इधर ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड ही तो होगा। तो मैं इसका बड़े आराम से निकाल दूंगा 729 डिवाइड बाई 9 इजिकल टू x। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। तो देखो कितना जीरो लेवल का सम था, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारों गुणज। देखो बच्चे समझ गए कि सर सबसे छोटे सारों गुणज यानी क्या निकालना है, इधर एलसीएम निकालना है। आई बात समझ में? और सबसे बड़े सारों गुणनखंड क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है? इन नंबर का ही तो निकालना है। देखो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम निकाल दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा सारों गुणज हो जाएगा। देखो 5 की टेबल से जा रहा है ना, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। तो देखो इसका सारों सबसे छोटा सारों गुणज क्या हो जाएगा? देखो मैं इसको 5 2 मल्टीप्लाई 7 तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये छोटा सारों गुणज हो जाएगा 70। अब देखो सबसे बड़ा सारों गुणनखंड कैसे निकालेंगे भाई? इनका एचसीएफ निकाल देता हूं। देखो मैंने इसका एचसीएफ निकाला तो कितना हो जाएगा 5 1 5, 10, 5 7 35। देखो 5 ही तो है कि जो क्या कर रहा है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि मेरा एचसीएफ 5 आ गया, यानी कि सारों गुणनखंड कितना आ गया 5 आ गया। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर बताओ। अंतर बता देंगे बड़े आराम से। 70 माइनस 5 कितना हो जाएगा अंतर? 65 हो जाएगा। देखो अगर यहां पे ये आ जाता 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सारों गुणज और सबसे बड़े सारों गुणनखंड का योगफल बताएं, तो योगफल बताएं तो दोनों को क्या कर देते? ऐड कर देते। 70 और 5 को 75 हो जाता। अगर यहां पे पूछ लेता कि इनका गुणनफल बताओ तो क्या कर देते हम लोग? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते। अब कह देता इनका भागफल बताओ तो इनको क्या कर देते? भाग कर देते। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल बताओ। देखो हर एक बच्चे को पता है 21 और 29 के बीच गुणजों का योगफल। देखो 21 बड़े आराम से देखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 21 और 49 के बीच में कह रहा है, किसके गुणज कह रहा है? 7 के गुणज। 7 के गुणज का मतलब जो 7 की टेबल में आते हो, 7 का मल्टीपल। अब एक बात बताओ भाई, इनके बीच में कह रहा है, तो बीच में कह रहा है ना तो 21 होगा, ये बात समझ में आई, और ना ही 49 होगा। क्या होगा? इनके बीच में। तो देखो इनके बीच में कौन कौन से हो जाएंगे 7 के मल्टीपल। तो यानी कि
28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो देखो 7 के कितने गुणज हो जाएंगे, 3 गुणज हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है भाई, इन तीनों गुणज का योगफल, योगफल का मतलब जोड़। अब देखो इन तीनों को ऐड करो भाई, देखो मैंने 28 प्लस 35 प्लस 42 को ऐड किया तो कितना हो गया भाई, देखो 8 5 13 और 2 15, कैरी 1, 4 3 7 2 9 और 1 10। देखो हमारा यहां तक ये सम सोल्व हो गया। अब कह रहा है डिवाइड, देखो डिवाइड में कह रहा है ना, देखो एक बार मैं समझा रहा हूं फिर तो तुम बड़े आराम से उड़ा दोगे जल्दी। क्या कह रहा है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सरव गुणनखंड। देखो सबसे बड़ा सरव गुणनखंड, देखो जिन बच्चे ने ये पता चल गया कि सबसे बड़ा सरव नहीं सारव गुणनखंड लिखा हुआ है, तो देखो सारव गुणनखंड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है, 25 और 30 का HCF ही तो निकालना है। क्या निकालना है, HCF। अब देखो भाई 25 और 30 का HCF निकालूंगा मैं, तो देखो HCF डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करूंगा मैं, इसको डायरेक्ट एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 5 ही तो है। देखो मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 6। अब देखो अब कहीं पे हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड, नहीं हो रहा ना, तो देखो इसका HCF कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 21। तो हमेशा ध्यान रखना जब ये लिखा हो सबसे बड़ा सारो गुणनखंड तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। और ये लिखा हो सबसे छोटा सारो गुणज तो क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई। देखो सारे क्वेश्चन करेंगे हम जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो 6th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारव गुणज। देखो सारव गुणज का मतलब समझिए ना, कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो ये देखते ही ना बच्चे समझ गए, सर आपने बताया था कि सबसे छोटे सारव गुणज लिखा होता है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। और देखो क्या कह रहा है, और सबसे बड़े सारव गुणनखंड। देखो सारे बच्चे समझ गए, सर आपने बताया था कि सबसे बड़े सारव गुणनखंड लिखा उसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। का गुणनफल होगा, तो यानी कि इसका और इसका क्या निकालना है, गुणनफल, यानी कि इनका मल्टीपल निकाल दो भाई। देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसका LCM। LCM का मतलब सबसे छोटा सारव गुणज। तो देखो यही तो है ना, देखो मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई 15, 2 से किया कितना आ गया 18, 2 से किया 21। ऐसे ही तो निकालते हैं। देखो मैं इसको 3 से करता हूं, 5, कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7। यही तो है भाई बिल्कुल। अब देखो अभी कहीं जा रहे, नहीं जा रहे, तो देखो इनका LCM कितना आ जाएगा, LCM बोले तो सबसे छोटा सारव गुणज कितना हो जाएगा, सबसे छोटा सारव गुणज। देखो ये कितना हो जाएगा 15, 30, ये कितना हो जाएगा 180, और 180 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से तो कितना हो जाएगा 0, 1260। यही तो होगा 1260। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। और क्या कह रहा है, और सबसे बड़े सारव गुणनखंड। तो सारव गुणनखंड की बात है तो 30, 36 और 42 का क्या निकालूंगा मैं, HCF निकालूंगा। निकालो तो भाई 30, 36 और 42 का क्या निकालूंगा, HCF। तो देखो भाई इनका HCF कितना आ जाएगा। देखो HCF कैसे निकालते हैं कि ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो इनको तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो देखो मैंने देखा कि भाई 6 है, देखो 6 से किया 5, 6, 7। अब देखो कोई ऐसा नंबर है जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, नहीं है ना, तो इसका मतलब HCF कितना आ गया 6, यानी कि HCF आ गया हमारा 6। और ये HCF क्या है, सबसे बड़ा सारव गुणनखंड। सारव गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर कितना आ गया 6। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल बताना है, यानी कि इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि
आंसर आ जाएगा हमारा। देखो मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 1260 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से तो देखो कितना हो जाएगा, 0 3 और ये कितना आ जाएगा 7560। यही तो आ गया भाई। देखो 0 6 6 36 3 12 6 72 और 3 75। देखो कितने जीरो लेवल के सम दे रखे हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ये 7th। देखो बिल्कुल भी नहीं डरना है यार, इतनी प्रैक्टिस कर ली अब भी डरेंगे फिर फायदा क्या है पढ़ने का। अब देखो क्या कह रहा है, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सारव गुणज। बच्चे समझ गए सर, छोटा सारव गुणज क्या होता है, एलसीएम ही तो होता है। देखो मैं क्या निकालूंगा, इनका एलसीएम निकालूंगा। डिवाइड बाई 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सारव गुणनखंड। तो देखो इसका क्या निकालूंगा, सबसे बड़ा सारव गुणनखंड का मतलब इसका एचसीएफ निकालूंगा, बस आंसर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 200 और 400 के बीच में कह रहा है तो देखो इनका एलसीएम निकालते हैं भाई, बड़े आराम से देखना। देखो इसका एलसीएम निकालूंगा मैं 30, 45 और 60। देखो भाई मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, कितना हो जाएगा, 2 की टेबल से गया 15, 45, ये कितना हो जाएगा 30। अब देखो 3 की टेबल से गया, कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 15, 10। देखो 5 की टेबल से गया, कितना हो जाएगा 1, 3, 2। अब देखो क्या कहा है, छोटा सारव गुणज, तो इसका मतलब क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई हमारा, देखो 6, 30, कितना हो जाएगा 5, 15 दूनी 30, 90 और 180। देखो एलसीएम आ गया हमारा 180, एलसीएम आ गया, इसका मतलब सबसे छोटा सारव गुणज आ गया हमारा 180। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें तो 200 और 400 के बीच में चाहिए, तो ये तो 200 से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे 200 से ऊपर बनाने के लिए। तो देखो अगर मैं इसको 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी तो एलसीएम ही होगा 360। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। 360 क्या है, इसका एलसीएम भी तो है, यानी कि एलसीएम क्या करता है, इस एलसीएम, ये एलसीएम जो आया है उसको ये सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो देखो इस एलसीएम को सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड तो कर रहे हैं। अब देखो इससे आगे वाला नंबर कौन सा हो सकता है एलसीएम, 180 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ये वाला हो सकता है। ये बात समझ में आ गई, ये भी तो क्या है, एलसीएम भी तो है। ये हमने क्यों लिया है, क्योंकि वो कह रहा है 200 और 400 के बीच में, ये तो 180 आ गया, ये तो 200 से कम है, और मुझे क्या चाहिए 200 से 400 की रेंज में। तो देखो 200 और 400 की रेंज में क्या है, 360 ही तो है। ये बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन में दे रखा होता कि बताओ भाई 500 और 600 के बीच में, तो फिर हम लोग 360 नहीं लेते, हम क्या लेते 540 लेते। ये बात समझ में आई अच्छे से। तो देखो इसका सबसे छोटा सारव गुणज क्या आ गया, देखो सबसे छोटा सारव गुणज निकाल दिया हम लोगों ने, कितना आ गया भाई हमारा 360, क्योंकि ये लेंगे ना 360, क्योंकि हमें किसके बीच में चाहिए 200 और 400 के बीच में। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। फिर कह रहे डिवाइड, देखो सबसे छोटा सारव गुणज है ना 360 है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सारव गुणनखंड से डिवाइड करना है। अब देखो सबसे बड़ा सारव गुणनखंड क्या होता है भाई, इसका मैं क्या निकाल लूंगा, एचसीएफ ही निकाल लूंगा ना। देखो 15, 24 और 45 का क्या निकाल लूंगा, एचसीएफ निकाल लूंगा। देखो मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो सबको कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ऐसा नंबर दिखाई दिया मेरे को 3, देखो ये वाला हो गया। अब देखो और ये कोई किसी से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 3 क्या आ गया, सबसे बड़ा सारव गुणनखंड आ गया, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 तो आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो भाई इस 360 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यानी कि इसका भी आंसर आ गया हमारा 120 आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।